जी नमस्ते, वंदे मातरम सबको। राम राम। और दीपक भाई, आप कृपया शुरू करें। जी, सभी को राम राम, नमस्ते, वंदे मातरम। स्वागत है आज के इस आयुर्वेद की श्रृंखला में, चर्चा में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आज के व्याख्यान माला में। आज का विषय आयुर्वेद पर है और आयुर्वेद में जो है जो थायराइड है, इस विषय पर डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे और बताएंगे कि थायराइड रोग होता क्या है, होता कैसे है, क्यों आज के समय में, वर्तमान समय में क्यों लोगों को थायराइड का रोग होता जा रहा है, लोगों में बढ़ती जा रही है। थायराइड जो है, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे डॉक्टर साहब से। तो आज आप आज के सत्र को सुन लेते हैं तो आप निश्चित से रोगों से बचे रहेंगे और इससे लोगों को भी बचाएंगे। थायराइड रोग उपद्रव के रूप में भी जाना जाता है और ये स्वतंत्र रोग भी आयुर्वेद में ऐसा बताया जाता है। वैद्य जनों के जरिए, चिकित्सकों के जरिए जब आप सीखेंगे आयुर्वेद तो बताया जाता है। थायराइड को थायराइड जो है कि ग्रंथि रोगों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ग्रंथि है तो ग्रंथि रोग प्रधान रोग है ये। कि जब थायराइड ग्रंथ जो अवटु ग्रंथि होती है, जब ये विकृत होता है तो थायराइड रोग होते हैं। इन सब विषयों पर डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे और बताएंगे। वर्तमान समय में जो हमारा जीवन शैली है, हमारा खान पान है, आहार विहार जो है, जो बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्रंथि है विकृत होता जा रहा है। हम ऐसा समझते हैं कि आज हम लोगों के प्रति जो गलत भावना रखते हैं और जो हम गलत विचार बोलते हैं अपने मुख से, यह भी थायराइड रोग होने में कारण है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो इसलिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी रूप में महत्व रखता है हमारा जो अवटु ग्रंथि है। तो इसको समझेंगे और जानेंगे। और वर्तमान समय में जो हम सभी सुनते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण से थायराइड रोग होता है, ये कितना सत्य है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है ये पूर्णतः सत्य है और शाश्वत है कि थायराइड रोग होता क्यों है, अवटु ग्रंथि विकृत क्यों हो जाता है, यह पूर्णतः शाश्वत है जो ऋषियों ने सिद्धांत दिया है। इसी सब विषयों पर आज डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे और बताएंगे और समझाएंगे कि यह जो अवटु ग्रंथि है क्यों विकृत हो जाता है और थायराइड क्यों होता है। इसी सब विषयों पर हम सभी जानेंगे और समझेंगे। तो मैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्ग जी, जो जिनकी जो ग्रंथ हैं, कई सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं डॉक्टर साहब ने, जिनकी पुस्तकें, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको कि राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है थायराइड रोग, इस पर चर्चा करें और हम सभी को ज्ञान। नमस्ते। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो आज का विषय थायराइड संबंधी विकार और उनका आयुर्वेदिक उपचार, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। थायराइड के बारे में आप सब जानते ही हैं कि यह ग्रंथि एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि ग्रीवा के स्वर यंत्र के ठीक नीचे श्वसन प्रणाली के दाहिनी और बाईं ओर दोनों तरफ तितली के पंख के जैसे फैली हुई रहती है। तो अब ये थायराइड जो है, ये जो ग्रंथि हमारे शरीर में भगवान ने, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो इसका जो, हम सबसे पहले इसका कार्य जान लेते हैं। इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो है, एक तो है, तीन तीन कार्य हैं। पहला तो है धातुओं का सम्यक पाक करना, यानी जो भी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि सप्त धातुएं हैं, इनका समुचित ढंग से एक तो पचाना, इनका पाचन करना, इनको एक प्रकार से बल प्रदान करना, इनका जो है पाचन क्रिया को सुचारू रूप से करना। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अग्नियों से संबंधित कार्य इस ग्रंथि का होता है। तो इस ग्रंथि से जो स्राव निकलते हैं उनको हम अंतःस्राव भी कहते हैं और आंग्ल भाषा में हम इनको हार्मोन नाम से भी जानते हैं। दूसरा कार्य है शरीर का पोषण करना। यह जो है, इस हार्मोन की बदौलत हमारे शरीर का पोषण प्राप्त होता है, हमारे शरीर को बल प्राप्त होता है। और तीसरा कार्य क्या है, केवल शरीर को बल प्राप्त नहीं होता है, तीसरा कार्य है, यह ग्रंथि हमारे मन को भी पोषण प्रदान करती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि आयुर्वेद सम्मत हैं, जो कि ऋषियों ने इसके बारे में प्रकाश डाला है। तो अब ये थायराइड जो है, आज द्रौपदी के चीर की भांति थायराइड से संबंधित विकार देश भर में बढ़ते ही जा रहे हैं। और उपचार की बात करें तो उपचार तो बात बहुत दूर की है, पूरे जीवन भर औषधियों का सेवन कराया जाने का संकल्प दिला दिया जाता है। तो इसमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये रोग पहले भी था,
लेकिन ये इस नाम से नहीं था, इसके लक्षण थे। तो अब क्योंकि इसको हम कहते हैं आवट्टु ग्रंथि नाम दिया, आयुर्वेद में चुल्लिका ग्रंथि नाम दिया, तो ये सब नामकरण है। इस ग्रंथि को मैं जो अभी तक समझा हूं, यह एक प्रकार का साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर और मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ आंकड़े ये भी बतलाते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा एक प्रकार से जिनका स्वभाव अहंकारी होता है, उनको भी ये रोग बहुत ज्यादा देखने में आता है। तो मन का और शरीर का दोनों ही का इस रोग की पैदा होने में बहुत बड़ी भूमिका है। अब जहां तक नमक का ये जो आपने बताया कि आयोडीन की भूमिका, आयोडीन की एक सीमित भूमिका है। आयोडीन का सिद्धांत आयुर्वेद से मेल नहीं खाता है। आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों में इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक की बात हम करते हैं तो वो एक प्रकार का हम उसको बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि हमारा सेंधा नमक और काला नमक, ये इनमें प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को पोषण देने वाले सूक्ष्म तत्व विद्यमान रहते हैं, और जिनका सेवन करते हुए हमारे बुजुर्ग शतायु हुआ करते थे, दीर्घायुष्य को प्राप्त किया करते थे। इसलिए ये बात बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि थायराइड ग्रंथि से जो इसकी हमने कार्य बताए, तो आप इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। थायराइड ग्रंथि क्या काम करती है, मान लो एक उदाहरण देते हैं। किसी चूल्हे पर यदि हम दूध उबलने के लिए रखते हैं, और यदि अग्नि उसके नीचे आग धीमी है, मंद है, तो क्या होगा कि वो दूध बहुत धीमे धीमे पचेगा। तो ये धीमे धीमे पचने की स्थिति को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी मंदाग्नि, सीधे सीधे अग्नियों का मंद पड़ जाना। पंचभूताग्नियां, सप्त धात्वाग्नियां और एक जाठराग्नि, ये सब मंद पड़ जाती हैं, और वो दूध धीमे से उबलेगा, समय ज्यादा लेगा। इसको कहेंगे हम एक प्रकार से मंदाग्नि से पैदा होने वाला रोग, जिसको आधुनिक शब्दों में हाइपोथायराइडिज्म नाम दिया जाता है। इसके विपरीत यदि हम उसी चूल्हे पर अग्नि को बढ़ा देते हैं और अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा कि दूध बहुत जल्दी दूध पक जाएगा, उबलने लगेगा। तो होगा क्या, दूध जलने भी लगेगा। तो इसे कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। तो एक प्रकार से इसको कहते हैं अत्यग्नि। अत्यग्नि के कारण बहुत ज्यादा अग्नि जब बढ़ गई, एक प्रकार के दोनों ही स्थितियां, मंदाग्नि और अत्यग्नि। अत्यग्नि में आगे बताएंगे भस्मक रोग होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब, लक्कड़ पत्थर जो भी खाते हैं वो सब हजम हो जाता है। इसको कहते हैं भस्मक रोग। भस्मासुर की भांति हमारी अग्नियां प्रबल हो जाती हैं। तो ये भी चिंताजनक स्थिति है। और हाइपोथायराइडिज्म इसी प्रकार से हाइपरथायराइडिज्म, दोनों ही एक प्रकार की विषमता है। आयुर्वेद कहता है समदोष है, समाग्निश्च समधातु मलक्रिय है, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। इस श्लोक में थायराइड का एक प्रकार से बहुत सारे प्रासंगिकता, बहुत सारा चिंतन स्पष्ट कहा है कि दोषों की समान स्थिति, अग्नियां समान होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। जैसे ही अग्नि का संतुलन बिगड़ा, इनमें से थायराइड हाइपो या हाइपरथायराइड पैदा होने लग जाता है। समदोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मलक्रिय है, तो धातुएं भी समान होनी चाहिए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये तभी होगी जब इस ग्रंथि का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में निभाती है। अब हम जो बात कर रहे थे, थायराइड ग्रंथि में विकार क्यों पैदा होते हैं, इसके पीछे हमारे कारण है। मैं आपको मूल ग्रंथ चरक संहिता की ओर ले जाना चाहूंगा। मानसिक भावों का, मानसिक मनोभावों का हमारे शरीर पर पड़ने वाला असर, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनोदैहिक रोग, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। यदि हमारा शरीर कष्ट में है, शरीर में कोई विकार पैदा होता, तो हमारा मन भी विकृत हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे मन में विकार है, तो हमारे शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव परिलक्षित होने लगता है। इसको चरक संहिता में कहा है, 7वां अध्याय, वहां पर कहा है कि सूत्र स्थान का 7वें अध्याय में लिखा है, इमास्तु धार्येत वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह। जो व्यक्ति इस लोक में और परलोक में अपना भलाई चाहता है, तो उसको इन वेगों का धारण करना चाहिए। 13 प्रकार के वेग तो बताए कि इनका धारण नहीं करें, मल मूत्र इत्यादि जो बताए भाई इनका धारण न करें,
लेकिन ये वेग बताए कि इनका धारण करना चाहिए। कौन कौन से वेग हैं कि इनको रोको, इनको धारण करो। इमांस्तु धार्येत वेगान हितार्थी प्रेत्य चहच साहसा नाम अशस्ता नाम मनोवाक्काय कर्मणाम। एक तो जो अशस्त्र साहस है, ऐसे साहस जो शास्त्र निषिद्ध है, उनको धारण करो, उनको रोकना चाहिए। जैसे लड़ाई का मन कर रहा है तो झगड़े से बचो, आप कोशिश करिए झगड़े नहीं। सहसा नाम अशस्त्र नाम मनोवाक्काय कर्मणाम, मन वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार के जो अशस्त्र कार्य हैं, जिनका निषेध शास्त्र ने किया है, उनको आप रोकिए, इनको धारण कीजिए। और अगली पंक्ति में कहा है लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारियेत। लोभ का वेग है, उसको रोकिए, धारण करिए। ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी रोग पैदा होते हैं। अन्यत्र एक स्थान पर चरक संहिता में लिखा है काम शोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम त्रयो मला। काम शोक और भय से वायु दोष प्रकोपित हो जाता है हमारे शरीर में। बहुत ज्यादा काम वासना से वायु प्रकोप होता है। शोक दुखपूर्ण स्थितियों में रहने से भी वायु प्रकोपित होता है। और भय से भी, डर में भी बहुत सारे हमारे शरीर में वात दोष प्रकोपित होता है। इसलिए लोभ शोक भय क्रोध, भय में नहीं रहना चाहिए। क्रोध को भी धारण करना चाहिए। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, श्रीमद् भगवत गीता। तो लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारित, मान अपमान, इसको भी धारण करना चाहिए। मतलब इसको दिल से नहीं लगाना चाहिए। जैसे ये होता क्या है कि हमें कोई हमारा अपमान करता है तो हमारी छोटी आंतों पर इसका बुरा असर पड़ता है। अपमानित होते हैं जैसे ही हम, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचता है और हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। नैर्लज्ज ईर्षा तिरागाणाम अभिध्यायांच बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को निर्लज्जता, इसको भी धारण करना चाहिए। मतलब निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। ईर्षा, बहुत ज्यादा ईर्षा नहीं करनी चाहिए। अति रागाणाम, बहुत ज्यादा राग द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी से। तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को इनका धारण करना चाहिए। ये सब बातें थायराइड रोग के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं तो थायराइड रोग हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा जो है ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो भी रोग पैदा होंगे। आप शोक में हैं तो भी आपको रोग पैदा होंगे। इसलिए कहा विषादो रोग वर्धना नाम, चरक संहिता में लिखा है जो व्यक्ति जितना ज्यादा विषाद से पीड़ित होगा, उसके वो रोग के पैदा करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक बताया कि विषाद से बहुत सारे रोग होते हैं। तो हमने यह बात की मनोभावों की। मनोभावों से हमारे शारीरिक भाव भी दूषित होते हैं और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये थायराइड रोग को पैदा करते हैं। अब मन की भूमिका इतनी गहरी है कि मन के रोग, जब जिन रोगों की जड़ मन में हो, उनका उपचार भी उतना ही कठिन माना गया है। क्योंकि अष्टांग संग्रह में लिखा है चिकित्सा सूत्र कि मानसिक जो रोग है, शरीर जा नाम तू रोगाणाम, शारीरिक जो रोग हैं उनका उपचार बताया। उनका बताया कि वस्तिर विवेको वमनम, उसमें वस्ती का प्रयोग कराए, विरेचन का प्रयोग कराए, वमन का प्रयोग कराया जा सकता है। लेकिन मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, जो रोग मन के कारण पैदा हुए मानसिक रोग हैं, उनका चिकित्सा सूत्र बताया है कि उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें करनी चाहिए। धैर्य, रोगी को ढाढ़स बनाना चाहिए। स्मृति समाधि भी, और स्मृति और समाधि जैसी बातों के द्वारा उसको एक प्रकार से बूस्टअप किया जाना चाहिए। तो थायराइड में हमारा मन दूषित होता है, और जब मन दूषित होता है तो हमारे शरीर के अनेक प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। अब लक्षणों की बात करें, यदि हाइपोथायराइडिज्म सबसे पहले बात करें, तो जिसमें अग्नियां मंद पड़ गई है, तो होगा क्या कि जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो गया, क्षीण हो गया, अग्नियां मंद हो गई, तो जो भी हम खाते हैं उससे हमारा उचित पाचन, उचित पाक नहीं होगा, तो हमारे शरीर में वजन बढ़ने लगेगा। हमारे शरीर में एक प्रकार से अग्नियां मंद पड़ गई तो भूख कम हो जाएगी, और हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसका पाचन बाधित हो जाएगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे लक्षण हमारे, मैं आपको उसमें बहुत ज्यादा लक्षण में बता देता हूं कि मंदाग्नि जो होगी,
अल्प सक्रियता में वजन बढ़ेगा, रोगी को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, रोगी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है, डिप्रेस्ड महसूस करता है और बुझा बुझा सा वो महसूस होगा, दिखने में दिखेगा, मांस उसको स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। इसके अलावा हृदय की गति कम होने लगती है, त्वचा रूखी और मोटी होने लगती है और बाल जो है ड्राई हो जाते हैं, बेजान होने लगते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं में माहवारी अनियमित हो जाती है, हार्मोनल असंतुलन की स्थिति आ जाती है और इसके अलावा सर्दी और गर्मी भी सहन नहीं होती है ऐसे रोगी को। आवाज उसकी मोटी हो जाती है, पसीना कम आता है और नाखून टूटने लगते हैं। तो अब ये बात आई कि मोटापा बढ़ता है, वजन बढ़ता जाएगा, मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। हाइपोथायराइडिज्म के रोगी हम व्यवहार में देखते हैं, हमारे पास रोगी आते हैं 120 किलो तक हमने देखा, वजन बढ़ गया 120 किलो तक पहुंच गया, दवाइयां चलती रही, मर्ज बढ़ता ही गया, मिलीग्राम डोज बढ़ती गई, थायरोक्सिन चलता रहा, मर्ज बढ़ता ही गया, दवा बढ़ती जाती है, लेकिन रोग ठीक नहीं होता। वजन इतना बढ़ जाता है कि बाद में उसको घटाना मुश्किल हो जाता है। वजन जब बढ़ता है तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है, विटामिन B12 कम होने लगता है, इस प्रकार के अनिद्रा होने लगती है, रोगी को नींद कम आने लगती है। तो जो मोटापे से जो चरक संहिता में महर्षि चरक ने लिखा, एक प्रकार से मैं अध्याय 21वां अध्याय सूत्र स्थान में लिखा कि जो मोटा व्यक्ति होता है उसको कुछ बहुत सारे दोष पैदा हो जाते हैं। तो मूल संदर्भ वहां पर ये लिखा है, अति स्थूलस्य तावद आयुषो ह्रास्य है, जवोपरोध है, कृच्छ्र व्यवायता, दौर्बल्यम दौर्गंध्यम स्वेदाबाद शुद्धति मात्रम पिपासाति योगश्चेति। अर्थ बताता हूं आसान भाषा में। अति स्थूल व्यक्ति को क्या क्या दोष होते हैं? आयुषो ह्रास्य है, बहुत मोटा जो व्यक्ति हो जाता है उसकी आयु का नाश होता है, आयु कम हो जाती है, उम्र घट जाती है मोटापे से। जवोपरोध है, उत्साहहीनता, कृच्छ्र व्यवायता, सहवास में कठिनाई होना, दौर्बल्यम, हमेशा दुर्बलता महसूस करना, दौर्गंध्यम, शरीर से दुर्गंध आना, स्वेदाबाध है, एक प्रकार से पसीने का अवरोध होना, शुद्धति मात्रम, बहुत ज्यादा भूख लगना, और पिपासाति योगश्चेति, और बहुत ज्यादा प्यास लगना। ये हमारे लक्षण अति स्थूल व्यक्ति के जो आयुर्वेद सम्मत है, उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा। ये सारे लक्षण, तो ये सारे लक्षण पैदा होने लगते हैं। मोटापे के जो है सारे लक्षण जो चरक संहिता में बताए, वो सारे दोष पैदा होने लगते हैं। तो अब हम बात करें, ये हमें विषय थोड़ा सा आसान हुआ, तो अब हम ये बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में, जिसमें कि सीधे सीधे हम आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि TSH बढ़ गया, उसका क्या करना? तो TSH बढ़ना एक मार्कर है, उसके द्वारा वो पहचानते हैं कि जी ये हाइपोथायराइडिज्म हो गया। अब इससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, TSH बढ़ता जाता है, कोई उसमें घबराने की बात नहीं होती। उसमें क्या करना है, हमें आयुर्वेद के आसान नुस्खे, आयुर्वेद के आसान औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि इसमें एक हमारे गुरुजी हुए, वो कहते थे कि थायराइड के बारे में बहुत अच्छा, वो 2 पंक्तियां सुनाते थे, मैं आपको भी सुना देता हूं। वो पंक्तियां हैं, तुलसी हरिद्रा मधु मधुक त्रिफला त्रिकटु गिलोय। ये इस श्लोक में बताया, तुलसी हरिद्रा मधु मधुक त्रिकटु त्रिफला गिलोय, इनका सेवन कराया जाना चाहिए थायराइड के रोगी को। क्या है? पहली चीज है तुलसी, तुलसी का सेवन कराइए। तुलसी का अर्क आता है, तुलसी का पाउडर, तुलसी का किसी गोली भी आ रही है आजकल बाजारों में, उसका सेवन कराइए सवेरे शाम। हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, हल्दी का प्रयोग हाइपोथायराइडिज्म के रोगी को कराने से बहुत लाभ होता है। हल्दी क्या करती है? हल्दी जो है हमारे शरीर का शोधन करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। शरीर में जो बहुत ज्यादा आम, कफ, मेद, मल, कीटाणु और विष इत्यादि पैदा हो गए हैं, उनसे शरीर को मुक्ति दिलाती है। तो हल्दी का एक प्रकार का डिटॉक्सिफाई करने वाला एक हमारे एक बहुत सशक्त हथियार कहते हैं। तो ऋषियों ने भी कहा, हरिद्रा तू रक्षित तिक्ता रूप शोषणा विष कुष्ठ नुत, विष को दूर करती है, डिटॉक्स, कुष्ठ को दूर करती है। मेह कंडू व्रणान हंती देह वर्ण विधायिनी, प्रमेह को दूर करती है, कंडू रोग को दूर करती है, व्रणान जख्मों को,
अंदर के जख्मों को, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में जख्म हो जाते हैं, अल्सर को भी ठीक करती है और बाहर के जख्मों को भी ठीक करती है। दोनों प्रकार के शारीरिक आभ्यंतरिक और बाह्य जख्मों को ठीक करती है। मेह कंडु व्रणान हंती देह वर्ण विधायिनी, शरीर के कलर को निखारती है। और फिर आखिरी पंक्ति में कहा, भाव मिश्र जी लिख रहे हैं, विशोधनी कृमिहरा पीनस अरुचि नाशिनी, ये शरीर का विशेष रूप से शोधन करती है। कृमिहरा, सूक्ष्म जो भी कृमि इत्यादि हैं शरीर में, उनका नाश करती है। पीनस, पुराना बिगड़ा हुआ जुकाम, और अरुचि, भोजन के प्रति अरुचि यानी इच्छा नहीं होना भोजन करने की, उसको समाप्त कर देती है, जड़ से समाप्त करती है। तो हल्दी में इतने सारे गुण बताए, तो बात आती है तुलसी हरिद्रा मधु, मधु का प्रयोग डेली करना चाहिए नियमित रूप से। मधु कहते हैं शहद, तो शहद में क्या सावधानी रखनी, शहद 1 साल पुराना शहद, पुराणस्तु अतिलेखनम, ये लिखा हुआ है शारंगधर संहिता में कि 1 साल पुराना शहद आप यदि सेवन करते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म के रोगी का वजन घटने लगेगा। लेखन होता है गुण, वजन को घटाता है। मधुक कहते हैं मुलेठी को, मुलेठी का सेवन नियमित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि मधुयष्टि संस्कृत नाम है। मुलेठी क्या है, एक प्रकार का मेद्य रसायन है, ब्रेन टॉनिक है। चरक संहिता में इसका उल्लेख किया है। रसायन प्रकरण में ये कहा है कि मंडूक पर्ण्यः स्वरस्य प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, दूध के साथ मुलेठी का चूर्ण लेना चाहिए और मंडूक पर्णी का रस पीना चाहिए। मंडूक पर्ण्यः स्वरस्य प्रयोज्य, ये प्रयोग जो मैं बता रहा हूं ये हाइपोथायराइडिज्म के रोगी को भी चमत्कारिक लाभ देते हैं। आप लिख सकते हैं। एक तो 4 मेद्य रसायन बताए कि मेधा शक्ति को, मेधा बता देता हूं, मेधा क्या है। मेधा जो है मतिरागमिका ज्ञेया बुद्धिस तत्काल दर्शिनी प्रज्ञा अतीत कालस्य मेधा काल त्रयात्मिका। मति कहते हैं राग द्वेष की बुद्धि को, उसको मति कहते हैं। बुद्धिस तत्काल दर्शिनी, बुद्धि क्या है, तत्काल दर्शिनी यानी हाजिर जवाबी को बुद्धि कहते हैं। प्रज्ञा अतीत कालस्य, प्रज्ञा क्या है, भूतकाल की स्मरण शक्ति को प्रज्ञा कहते हैं। सबके लिए शब्द अलग अलग दिए ऋषियों ने, अद्भुत विज्ञान है। और मेधा काल त्रयात्मिका, मेधा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों की स्मरण शक्ति को मेधा कहते हैं। तो ये मेध्य रसायन बताए, यानी तीनों त्रैकालिक जो है स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली चीजें महर्षि चरक ने 4 बताई हैं। पहली बताई मंडूक पर्ण्यः स्वरस्य प्रयोज्य, मंडूक पर्णी का तो ताजा रस निकाल के पीना चाहिए, ब्राह्मी का। क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, दूसरा प्रयोग बताया कि मुलेठी का चूर्ण को दूध के साथ सेवन करो, इससे मेधा बढ़ती है। रसो गुडुच्चास्तु समूल पुष्प्या, गिलोय का रस पीना चाहिए, इससे भी मेधा शक्ति बढ़ती है। ताजा रस निकालो और पियो। रसो गुडुच्चास्तु समूल पुष्प्या कल्कः प्रयुज्य खलु शंख पुष्पिया, शंख पुष्पी का जड़ और पत्तों और पंचांग के साथ इसका कल्क यानी चटनी बना करके इसका सेवन करना चाहिए, पानी में घोल करके। इन चारों से इस प्रकार से क्या होगा, अग्रिम पंक्तियां हैं, आयु प्रदानी, एक तो आयु बढ़ती है, चाहे कोई भी सेवन कर लो, ब्राह्मी कर लो, गिलोय कर लो, मुलेठी कर लो या शंख पुष्पी, ये चारों रसायन हैं आयु प्रदानी, उम्र को बढ़ाएंगे। आमय नाशनानी, बीमारी का नाश करते हैं। बलाग्नि स्वर वर्ण वर्धनानी, इससे बल बढ़ता है, अग्नियां बढ़ती हैं। अग्नि की तो बात चल रही है, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, अग्नि का ही तो खेल चल रहा है। बलाग्नि स्वर को बढ़ाती है, आवाज को बुलंद करती है। वर्ण, रंग को निखारती है। वर्धनानी में फिर अंतिम पंक्ति में कहा है, मेद्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषण च शंख पुष्पी, ये चारों रसायन जो है मेद्य है, मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन इन चारों में भी सबसे बढ़िया बताया मेद्या विशेषण च शंख पुष्पी, शंख पुष्पी इन चारों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो इसका प्रयोग हम हाइपोथायराइडिज्म में भी कर सकते हैं, इन रसायनों का हाइपर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मस्तिष्क के हैं, मन के कारण पैदा हुए रोग हैं।
ये चारों औषधियां मन को शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए थायराइड के रोगी को सबसे पहले हमें इनका सेवन कराना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज हमें ग्रहण करनी चाहिए और रोगी को ये देनी चाहिए। तो अब हम बात करें थायराइड के रोगी में कुछ विशेष स्थिति हाइपोथायराइडिज्म में। एक तो रोगी का वजन बढ़ जाता है। हमने कहा कि तुलसी, हरिद्रा, मधु, मधुक, त्रिकटु, त्रिफला, गिलोय, त्रिकटु का सेवन कराइए। त्रिकटु में होती है सौंठ, काली मिर्च और पीपल मग। इसको आप बराबर मात्रा में लेकर के हम इसका त्रिकटु चूर्ण बनता है। त्रिकटु चूर्ण के सेवन करने से हाइपोथायराइडिज्म के रोगी को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि ये अग्नि को बढ़ा देती है और अग्नि जब ठीक होती है तो शरीर का वजन घटने लग जाता है, अनियंत्रित जो वजन है वो घटने लग जाता है। तो त्रिकटु त्रिफला, हाइपोथायराइडिज्म के रोगी को त्रिफला का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए। नियमित रूप से त्रिफला अपनी जीवन का एक अभिन्न अंग उसको बना लेना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? गिलो, फिर आखिरी बताया गिलोय। गिलोय में हम चर्चा कर चुके हैं। त्रिकटु, त्रिफला, गिलोय, हाइपोथायराइडिज्म के रोगी को इनका सेवन करना चाहिए। तुलसी, हरिद्रा, मधु, मधुक, त्रिकटु, त्रिफला, गिलोय, वात, पित्त, कफ सब सधे, सेवन से सुख होए। तो वायु, पित्त और कफ तीनों दोष जो है ये सध जाते हैं, यानी संतुलित होने लगते हैं। इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। तो वजन घटाने की बात हम कर रहे हैं। वजन कैसे घटाएंगे? त्रिकटु का प्रयोग होगा, त्रिफला का प्रयोग होगा। त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला की टैबलेट्स का सेवन कर सकते हैं। ये सब वजन को घटाने की चीजें हैं। थायराइड के पेशेंट में जो हाइपो है उसमें विटामिन डी की कमी होती है। वो ऐसे रोगियों को हम देते हैं, उसमें हम देते हैं औषधियों की बात करें तो मैं चाहता हूं कि आसान प्रयोग ही आपको बताए जाए। हम विटामिन डी की कमी होने में जो समुद्र में मुक्ता पिष्टी समुद्र से जो निकलती है, मोती, प्रवाल, मूंगा, इनसे बनी हुई पिष्टियों का सेवन कराते हैं, उसके चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। ये आयुर्वेदिक बहुत आसान तरीके है जिससे विटामिन बी बढ़ता है, तो इसको आप याद रखें। इसके अलावा कैल्शियम की कमी है तो आप करी पत्ता सेवन कराएं। हाइपोथायराइडिज्म के रोगी को नियमित रूप से करी पत्ता सेवन करना चाहिए। वो आसान तरीका हो सकता है। धनिया और पुदीने की चटनी में करी पत्ता भी डाल दें, काली मिर्च, काला नमक डाल दें, सेंधा नमक डाल दें और उसमें जो है उसका सेवन आप सुबह शाम करें, भोजन के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। उससे विटामिन, एक प्रकार से आयरन और कैल्शियम की कमी रोगी उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि करी पत्ते में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे रोगी आते हैं जिनको हम सिर्फ करी पत्ता छाया में सुखा करके उसका चूर्ण बना करके उसको आटे में मिलवा देते हैं, उसकी रोटियां खिलाते हैं। इसी से बहुत सारी महिलाओं को बाल झड़ने की शिकायत, बहुत सारी शिकायतें, मधुमेह, डायबिटीज की शिकायतें, ये सब उनसे मुक्त होने में बहुत सहूलियत रहती है और शरीर ऐसी जड़ी बूटियों को ये एक प्रकार से बहुत जल्दी आत्मसात भी करता है। तो दवाइयों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए और उससे अच्छा है कि हम आसान जो घर के आसपास जो हमें मिलती है उन चीजों का सेवन करें। इसके अलावा कुछ सिंगल ड्रग्स हम हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को कराते हैं, जिसमें आंवला, आप नोट कर लें, हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को आंवला अमृत से कम नहीं है, प्रकृति का एक वरदान कह सकते हैं। आंवले का सेवन कराने से आप आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, आंवले की टैबलेट ले सकते हैं, आंवले का कैप्सूल ले सकते हैं। जो भी आप करें, आंवले का नियमित रूप से सेवन बढ़ा दें। आंवले का जैम सेवन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये तीनों दोषों के असंतुलन को दूर करता है। दूसरी बात है लहसुन। लहसुन, जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं उनके लिए लहसुन थायराइड के रोगियों को बहुत लाभ देता है, क्योंकि लहसुन में सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम जो एक ऐसा तत्व है जिसके कारण थायराइड रोग बढ़ता है, टीएसएच बढ़ता है, उसमें ये नियंत्रित करने लग जाता है। इसके अलावा तीसरा, हम गिलोय की चर्चा कर चुके हैं, अश्वगंधा। मन को शक्ति देने के लिए, मन को शांति देने के लिए, नींद अच्छी आए, इसके लिए हम अश्वगंधा का सेवन कराते हैं, क्योंकि ये नर्वाइन टॉनिक है। इसके अलावा एक और सिंगल ड्रग है, उसको कहते हैं तगर। तगर आसानी से मिल जाता है, बाजारों में टैबलेट आती है तगर नाम से, एक और जड़ी बूटी है जो हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। मैंने तो यहाँ शिमला में मेरे आवास में लगा रखा है तगर का पौधा, तो बहुत अद्भुत है। उससे आप, उसको नींद अच्छी आती है, सुख निद्रा, प्रबोधश्चय, नींद अच्छी आएगी। रोगी सुबह जल्दी जाग भी जाता है उससे, आसानी से प्रबोध होता है उससे। तो
एक जो है हल्दी का प्रयोग है, हल्दी भी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के रोगी को स्मरण शक्ति कम होने लग जाती है, इसलिए हल्दी बहुत अद्भुत कार्य करती है। त्रिफला, और हम इसकी बात कर चुके हैं। एक और विशिष्ट प्रयोग है जिसको कहते हैं रसायन वटी। उसमें 3 चीजें होती हैं, रसायन चूर्ण के अंतर्गत आती है। आंवला, गोखरू और गिलोय, इन तीनों को बराबर मात्रा के लेकर के इनका चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम सेवन कराने से हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों ही प्रकार के रोगियों को चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। ये मेरा अनुभूत है, आप करके देख लीजिए। रसायन वट्टी नाम से इनकी गोलियां भी मिल जाती हैं। तो इसको शास्त्रों में लिखा है, बड़ी महिमा है इसकी। अमृता मलक त्रिकंट का नाम हविषा से सरकरिया निषेवणे ने अजरो अमृत अपार वीर्य अलकेशो अधिते सुता बभूव, ये लिखा है कि अमृता, गिलोय, आमलक आंवला, त्रिकंटक, त्रिकंटक कहते हैं गोखरू, इनका जो पाउडर बना करे, इनको जो हविषा से शर्करिया, घी और शक्कर के साथ जो इस चूर्ण का सेवन करता है, अजरो अमृता अपार वीर्या, अपार वीर्यवान हो जाता है व्यक्ति, अजर हो जाता है। और अजर का मतलब बुढ़ापा उसका समाप्त हो जाता है, अमृत अमर हो जाता है। इतनी महिमा बताई है। तो ये थायराइड रोग को खत्म करता है। थायराइड रोग में हमें एक और लक्षण आता है, विटामिन B12 की कमी। ऐसे रोगियों में विटामिन बी कम हो जाता है, B12 है। उसके लिए क्या देना है उनको? हमें जो है अंकुरित धान्य है, जिसमें मेथी दाना, मूंगफली नहीं, चना और मूंग चना, और इसको अंकुरित करके मेथी, इसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन के साथ शामिल कराने से विटामिन B12 की कमी बड़े आसानी से ठीक होने लगता है। और बहुत जटिल जो रोगी हाइपोथायराइडिज्म के आते हैं, उनमें हम देखते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो उनको क्या निषेध है? उनको आप देख लीजिए, उनको दही, छाछ, इस तरह की चीजें नहीं देनी चाहिए। अचार, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब निषेध होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी थायराइड रोग देखने में आता है। तो ये सब फास्ट फूड की देन है, आधुनिक जीवन शैली की देन है। तो उसमें आप क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, तो आप नोट कर सकते हैं। मैं जो मेरे रोगियों को बताता हूँ वो है, हमें इन चीजों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। अदरक, आंवला, प्याज, पपीता, पुदीना, लहसुन, लौकी, भुने हुए चने, अनार। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, अलसी बहुत सुंदर परिणाम देती है। अलसी के कैप्सूल आते हैं, फ्लैक्स ऑयल, हम उनका सेवन कराते हैं। सारे ब्लॉकेज, हार्ट के ब्लॉकेज खोल देती है। रसोलियां, बच्चेदानी की रसोलियों को गायब कर देता है अलसी के कैप्सूल, अलसी के तेल के कैप्सूल से। एक सिंगल ड्रग, हम बहुत सिंगल ड्रग्स की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नुस्खों की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो श्रोता और दर्शक गण है उनको आसानी से बोधगम्य बातों की हमें बात करनी है, चाहिए, ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ये अनंत शास्त्रम बहुला चे विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता चे। अनंत शास्त्र है, विद्याएं भी बहुत सारी हैं, तो समय बहुत कम होता है, इसलिए हम बहुत सारगर्भित बातों की यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब ये मोटापे की बात है, तो उसमें मैंने इतनी सारी औषधियां आपको बता दी, इनसे त्रिकटु, त्रिफला, इन सबसे वजन भी घटता है। एक आसान प्रयोग आप लिख लीजिए, हमारे रोगियों को हम अक्सर उसको बताते हैं, हम उनको देते हैं मेथी, धनिया और जीरे का प्रयोग। आपने भी सुना होगा, बहुत अच्छा प्रयोग है। 1 वर्ष में 20 किलो तक वजन घटा देता है हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों का, महिलाओं का विशेष रूप से, क्योंकि वजन घटाने की अलग अलग कारण होते हैं। कोई थायराइड के कारण वजन बढ़ा है तो उस पर यह काम करेगा, बाकी सब पे नहीं करेगा। कोई डिलीवरी के कारण वजन बढ़ा, उस पर नहीं करेगा। कोई बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने से बढ़ा, नहीं करेगा। ये केवल हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों, महिलाओं और पुरुषों जिनका वजन बढ़ गया है, उन पर यह काम करेगा। मेथी दाना लेना है 50 ग्राम, धनिया दाना 50 ग्राम और जीरा 50 ग्राम। तीनों को आप मोटा पीस लीजिए और किसी डिब्बे में इस मिश्रण को रख दीजिए। आपको क्या करना है कि रात को मिट्टी के एक कुल्हड़ में 2 चम्मच भिगो देना है, पानी डाल दीजिए, रात भर भीगने दीजिए, सुबह इसको अच्छी तरह से मथ करके, छानने की जरूरत नहीं, चबा कर खा लें और पी जाएं। हाँ, ढक दें रात को भिगोने से पहले। इसका सेवन सुबह करें, सुबह वाला भिगोएं और शाम को कीजिए। आपको इससे वजन घटता है, शरीर की चर्बी छटती है, अनावश्यक जो वसा है वो सब बाहर होने लगती है। चमत्कारिक प्रयोग है, आज तक तो निष्फल गया नहीं, आप करके देख लीजिए, बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। एक जो महिलाओं को जो देखने में आता है
थायराइड के कारण एक तो एमेनोरिया, अनार्थव, माहवारी बंद हो जाती है। तो उसमें क्या है, रात को दूध में हल्दी, चुटकी भर हल्दी मिलाकर देने से माहवारी थायराइड के रुग्णाओं की ठीक होने लग जाती है, शुरू हो जाती है। कुछ माताओं बहनों को बहुत ज्यादा अत्यार्थव, जिसको कहते हैं मेनोरेजिया, बहुत ज्यादा माहवारी आने की शिकायत आती है, तो उनके लिए हम लोग कुछ औषधियां आयुर्वेदिक जो है प्रवाल मुक्ता, फल शंख शुक्ति, कपर्दिका नाम च समान शबाग, इस तरह की औषधियां जो हम कह सकते हैं जो है और भी दवाइयां आप कह सकते हैं मोती या प्रवाल, कहरवा, जहर मोर्रा, इनका सेवन हम कराते हैं, उससे ब्लीडिंग रुक जाती है, एक्सेस ब्लीडिंग। तो ये भी हो सकता है। और अब हम जो बात करें, जो महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो गया है उनको भी हमें ध्यान देना है। उनको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, सिंगल ड्रग्स जो आप याद कर सकते हैं, घर में आवश्यकता पड़ जाती है। जिन माताओं बहनों को मेनोपॉज हो गया है तो उस समय उनको करना क्या है कि, और थायराइड से पीड़ित हैं तो हाइपोथायराइडिज्म से, तो उनको एक तो फ्लैक्स कैप्सूल लेना चाहिए, एक सुबह शाम। फ्लैक्स अलसी के तेल का कैप्सूल आता है, और उसको कहते हैं इवनिंग प्राइम रोज ऑयल, इसका कैप्सूल मिल जाता है बाजार में, एक सुबह शाम वो सेवन कराते हैं। और शतावरी टैबलेट, शतावरी एक ज्यादा नहीं, क्योंकि शतावरी वजन भी बढ़ाती है, इसलिए थोड़ी मात्रा में, ताकि नसों और नाड़ियों को ताकत मिलती रहे, शरीर में शक्ति का संचार हो, थोड़ी मात्रा में शतावरी सेवन कराएं। और इसके अलावा एक क्रैनबेरी नाम से एक औषधि आती है, बेरी है एक प्रकार की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। तो मोटापे से पीड़ित जो थायराइड के कारण मोटापा हुआ है, उसके कारण जो शरीर में थकान और बहुत ज्यादा कमजोरी है, ऐसे रुग्णाओं को, ऐसे रोगियों को क्रैनबेरी से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसका भी सेवन उनको करना चाहिए, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन इसका सेवन कराना चाहिए। और तो ये विषय हो गया। इसके अलावा जो बात आती है वो है कि आटा कौन सा सेवन करें। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों ही प्रकार के रोगियों को गेहूं का निषेध है, गेहूं बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आप गेहूं छोड़ते हैं, आपके टीएस है, जो टेस्ट है, सब नॉर्मल आने लग जाते हैं। ये रहस्य की बात मैंने आपको बता दी। करना क्या है, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सिंगाड़ा, चोला इत्यादि मिलेट्स का सेवन, कोदा, कंगनी, ओगला, कुट्टू, इनका सेवन करिए। गेहूं को तिलांजलि दे दीजिए सबसे पहले। थायराइड रोग इसी से ठीक होने लग जाता है। नमक के स्थान पर सेंधा नमक का सेवन करें, आटे में सेंधा नमक का सेवन करें। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के अन्य नमक का सेवन करने की जरूरत नहीं है। ये सब टाइम टेस्टेड बातें हैं, हम कोई व्यापारिक दृष्टि से बात नहीं कर रहे, हम उन ऋषियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हजारों साल पहले ये टाइम टेस्टेड बातें की, जिनके कारण ही हम इतनी बातें कर रहे हैं। तो आप इसमें धान्य हमने बता दिया, आटा बता दिया, विशेष रूप से ज्वार बाजरे का सेवन थायराइड के रोगियों को करना चाहिए। वो बहुत ही अमृत के समान लाभ देते हैं। और इसे आप इसमें क्या कर सकते हैं, बाजरा जैसे 2 किलो ले लीजिए, और ज्वार 2 किलो, और सिंगाड़ा उसका आटा 2 किलो, तीनों मिला के रख लीजिए। खाइए, आप इसकी रोटियां खाइए, बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ, रंग जरूर काला होता है थोड़ा, लेकिन स्वाद में अद्भुत होती है। आप करके देखिए, आप बहुत आसान, आपके जीवन का रूपांतरण हम कराने चाह रहे हैं कि इससे आप जो है कितने आसानी से कैल्शियम की कमी हो तो चूने का पानी, तो राजीव भाई ने बताया ये चूने का पानी सेवन करें। आप सब ज्ञाता है इन विषयों के, तो इसमें बहुत ज्यादा मैं उन विषयों को मैं नहीं छूना चाहता जो आपको पहले से ही पता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि सेलेनियम बहुत ज्यादा लाभ देता है थायराइड के रोगियों को। सेलेनियम किस में होता है, लहसुन में, हल्दी में खूब सेलेनियम होता है, लाल मिर्च में। और इनका सेवन हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर, दोनों में सेवन करना चाहिए, लाभ देता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो रोगी होते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपो का मेरे हिसाब से मैंने सारे विषयों को छू लिया। हाइपर थायराइडिज्म में अब मैंने मेरे अपने क्लिनिकल अनुभवों को भी आपसे साझा किया, जैसे रसायन वटी। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि हाइपर थायराइडिज्म में क्या करना है। हाइपर में क्या होता है, अग्नियां बहुत तेज हो जाती हैं। जब तेज अग्नि हो जाती है तो जो भी हम खाते हैं, लकड़ पत्थर सब हजम हो जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, भस्मक रोग हो गया तो उसमें देते हैं, दही में सौंफ मिलाकर देते हैं। थोड़ा सा दही लेते हैं, 2-3 चम्मच, उसमें सौंफ होती है, सौंफ को पाउडर या सौंफ को मिला करके उसको चबाने को दिन में 3-4 बार देने से भस्मक रोग में लाभ मिलता है। ऐसे व्यवहार में देखते हैं। औषधियों की बात करें, शंख भस्म, गिलोय सत्व और महाशंखवटी, इनका सेवन कराने से भी ये जो है स्वर्णमाक्षिक भस्म, पंचतिक्त घृत गूगल,
पंच तिक्त घृत गूगल नाम से औषधि आती है। इसका सेवन कराने से भी भस्मक रोग शांत होने लग जाता है। यानी रोगी को जो बहुत ज्यादा भूख लगती है वो शांत होने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब हमने जो बात कही दोनों, अब मैं एक ऐसी औषधि बता देता हूं कि जो हाइपर और हाइपो दोनों पे काम करती है, वो है, आप उसमें नोट कर सकते हैं, जिसमें हम देते हैं ब्राह्मी चूर्ण 80 ग्राम। आप लिख सकते हैं ब्राह्मी चूर्ण 80 ग्राम, यष्टि मधु यानी मुलैठी 40 ग्राम, शंख पुष्पी 240 ग्राम और पुनर्नवा 40 ग्राम। चारों ही औषधियां पंसारी से आप ले सकते हैं। हाँ, पंसारी का चयन ऐसे व्यक्ति का करें जहां पर औषधियां आती जाती रहती हैं, यानी गलने सड़ने वाली औषधियां नहीं। कई पंसारी ऐसे जिनके पास औषधियां बरसों से रखी हैं तो गुणहीन हो जाती हैं, वो नहीं लेनी है। बिल्कुल जहां फ्रेश है अच्छी दुकान से लीजिए। इन सबको पाउडर बना ले, कपड़ चंचूर्ण कर करके आज 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन कराएं। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म दोनों ही प्रकार के रोगियों को इससे चमत्कारिक लाभ मिलते हैं और आप इसका सेवन कराएं। थायराइड के रोगियों को जिनको नींद नहीं आती है उसके लिए जो है नाभि में तेल लगाएं, रोगन बादाम नाक में तेल लगाएं, सिर के इस हिस्से में तालू कहते हैं यहाँ पर मालिश कराएं, सोने से पहले यहाँ मालिश करें। तो ये सब है। योग और प्राणायाम की बात करें तो बाकी वो तो आप जानते ही हैं, आप उज्जाई प्राणायाम के इसके चमत्कारिक परिणाम है। और ओम के जप करें और मानसिक शांति का प्रयास करें, सत्वावजयन करें, आयुर्वेद के जो ऋषियों ने कहा मन को जीतने का प्रयास करें, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, मन की चिकित्सा जो है ज्ञान विज्ञान की बातें करें, उसी से वो रोगी इस रोग के चंगुल से बाहर आ पाता है। तो मैं जो है मेरे विचार से जो मैं कहना चाह रहा था, मैं जो विषय बताना चाह रहा था, जिन थायराइड से संबंधित जो विषय मुझे लग रहे थे कि इनको मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, एक चीज और रह जाती है। हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केला, काजू, सुपारी, सरसों का साग, ये सब निषेध होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को केला, काजू, सुपारी, सरसों का साग, गोभी दोनों प्रकार की, ब्रोकली, मूंगफली, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनको हानि पहुंचती है। तो ये विषय, ये सारी बातें लगभग समावेश हो चुकी है। आसानी चिकित्सा की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति इनको देख करके अपना उपचार शुरू कर सकता है। उपचार नहीं हो सकता तो कम से कम रोग को उसकी जड़ में ही उसको समाप्त कर सकता है, वो रोग बढ़ेगा नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हाइपर जो हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें वजन बढ़ता है, उसमें उपवास का भी बड़ी महिमा है। ऐसे रोगियों को उपवास का प्रयोग करना चाहिए, व्रत का अभ्यास करना चाहिए, इंटरमिटेंट डाइट का अभ्यास करना चाहिए। उसमें जो है उपवास के दौरान चाय का सेवन नहीं करें भूलकर भी। चाय, चावल, चीनी, मैदा, घी, इनका सेवन हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को नहीं करना चाहिए। और क्योंकि आम दोषों को पचाना होता है, आम दोष जब हजम होने लगते हैं तो रोग हल्का होने लग जाता है, रोगी का शरीर में हल्कापन आता है और एक प्रकार से तभी ये रोग शांत होता है। इस पर बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अंग्रेजी दवाइयों का सेवन न करें, बल्कि हम तो बहुत सारे रोगियों को छुड़वा चुके हैं अंग्रेजी दवाइयां, हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को, इन्हीं साधारण प्रयोगों के द्वारा और चमत्कारिक लाभ हम उनको देते हैं। और उनके मन में भय रहता है कि हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। अभी यहाँ कुछ मर्यादाओं के भय से हम यहाँ बहुत सारी बातें हम रहस्य नहीं बता सकते, क्योंकि आधुनिक जो आंग्ल एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है और थायराइड की गोलियां किससे बनी है वो विषय भी विचारणीय होता है। तो वो सब देख करके हमें उनको त्याग देना चाहिए, तभी हम जो है, और आयुर्वेद की ओर हमें आना चाहिए। जब आप आयुर्वेद की ओर अपनाते हैं तो धर्म रहे, इसलिए बुजुर्गों ने कहा धर्म रहे अरु धन बचे, रोग न समूल नसाए, एते लाभ उठाइए देसी औषध खाए। देसी औषधियां क्यों खानी चाहिए? क्योंकि एक तो धर्म रहता है, धर्म की रक्षा होती है। देशी औषधियों में अश्वगंधा है, मुलैठी है, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, जितनी हमने बताई, इनसे धर्म की रक्षा होती है, ये धर्म बचता है। धर्म रहे अरु धन बचे, पैसा भी बचता है, क्योंकि बीमारियां बढ़ती नहीं है। एक बीमारी खत्म होगी आयुर्वेद से,
दूसरी पैदा नहीं होती। रोग समूल नशाय, रोग जड़ से नष्ट होता है। एते लाभ उठाइए, देशी औषध खाए। इसलिए देशी औषधियों को खाइए, इनके प्रति अनुराग भाव रखिए, उनके प्रति श्रद्धा, आदर, ये भावना रखिए। ये बहुत कल्याणकारी है। आयुर्वेद आयु का विज्ञान है और आप इसका अनुकरण करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। मैं मेरे विषय को आज यहीं विराम देता हूँ और हमारे जो है गोविंद भाई साहब, जैसा उनका आदेश हो, वो आपको की शंका समाधान के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। इतनी सरल भाषा में, मतलब संस्कृत का भी, कहावतों का भी, और एक भाई, मतलब यूं कह लें कि राजीव भाई को सुनने के बाद अगर जो दूसरी आवाज जो हमेशा सुनने का मन करे वो है आपकी आवाज और आपका ज्ञान। उसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों की ओर से, और वर्तमान समय में और भविष्य में सुनने वाले जो इस व्याख्यान को सुनेंगे उन सभी की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। और जिनको भी किसी भाई बंधु को कोई शंका समाधान हो तो आप, कुछ समय है डॉक्टर साहब के पास, वो आपको आपके शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम। नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते, एक प्रश्न है हमारा। जी जी, अभी सत्र में सेलेनियम के बारे में चर्चा हुई थी, तो मैं इस पे ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि जैसे जो सेलेनियम है, इसको आयुर्वेद के अनुसार से हम इसे क्या कहेंगे? आयुर्वेद के अनुसार से इसमें कौन सा गुण माना जाएगा? जैसे कि जो षड्रस होते हैं आयुर्वेद में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कष है, तो इसके हिसाब से हम सेलेनियम में क्या समझे? जैसे सेलेनियम तो आधुनिक भाषा होगी, जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से हम समझे, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम सेलेनियम को क्या समझे? क्योंकि आयुर्वेद में तो षड्रस के आधार पे या बात पित्त कफ के आधार पे हम निर्णय करते हैं कि ये फिर कौन से रोग में काम करेगा। तो हम ऋषि मुनि भी तो इसके बारे में जानते ही होंगे, महर्षि चरक ने तो सेलेनियम को हम महर्षि कैसे चरक समझे? महर्षि चरक ने एक जगह पर लिखा है कि उन्होंने ये हमें ये कहा है कि परतंत्रस्य अवलोकनम, सतत अध्ययनम बाधे परतंत्रस्य अवलोकनम, तद्विद्य आचार्य सेवा च बुद्धि मेधा करो गणे। हमें पराय तंत्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, अनुमति दे रखी है शास्त्र ने कि हम पर जो दूसरी विद्या है उनका भी ध्यान रखें। तो इसका हमें एक प्रकार से समायोजन हमारे आयुर्वेद के हिसाब से करना तो मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वो उपयोगी चीजें इसलिए मैंने आपको उसकी बता दिया था। सेलेनियम को हमारे उसमें षड रसों में हम समावेश करना थोड़ा कठिन कार्य है, प्रयास करेंगे इसको, क्योंकि ये सब चीजें सब बहुत समय चाहने वाली चीजें हैं। तो उसका कोई उत्तर इस तरह का आपके पास हो तो आप भी देने का प्रयास करें। अभी मैं उस तरह के तुलनात्मक अध्ययन में नहीं कर पा रहा हूँ। सेलेनियम को हम किस में ले सकते हैं? देखिए, इस तरह से हम ले सकते हैं, एक आयुर्घृते गुणे रोगा नित्यम मृत्यु विदाहिषु आरोग्यम कटु तिक्तेषु। कटु तिक्त कषाय रसों में आरोग्य छिपा हुआ है। तो सेलेनियम किस किस में होता है? कल एक तो मिर्च बताई हमने और लहसुन, तो ये इसमें कटु रस है। कटु रस में आरोग्य छिपा है, आरोग्यम कटु तिक्तेषु। इसलिए हम इसका समायोजन कटु तिक्त और कषाय रसों के आधार पर हम इनका समावेश उसमें कर सकते हैं, लहसुन और मिर्च का। लेकिन डॉक्टर साहब आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जो मधुर रस है वो सबसे ज्यादा गुरुत्व देता है कि यही मनुष्य के बल और आयु को बढ़ाता है। कषाय रस को सबसे कम कहा जाता है लेने में, या क्योंकि जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम आगे जाते हैं तो उसको कम लेने को कहता है, लेकिन मधुर रस को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है। नहीं, वो ठीक है, मैंने तो ये कहा कि आयुर्घृते गुड़े रोगा। आयु, घी में उम्र छिपी हुई है, गुड़ में रोग छिपे हुए हैं, ये भी तो शास्त्रों में लिखा है। आयुर्घृते गुड़े रोगा, गुड़, चीनी, शक्कर, इन सब में रोग छिपे हुए हैं, ज्यादा नहीं सेवन करना चाहिए। नित्यम मृत्यु विदाहिषु, और विदाही चीजों में, जलन पैदा करने वाली चीजों में, मांस मदिरा में मौत छिपी हुई है। आरोग्यम कटु तिक्तेषु, शास्त्र में यही लिखा है कि कटु तिक्त कषाय रसों में आरोग्य छिपा हुआ है। इसलिए आयुष काढ़ा जो है ना, कोरोना के टाइम में, उसमें आरोग्य छिपा हुआ था, इसलिए लोग उसका पान कर रहे थे। उस समय मीठा मना था, मधुर रस का सेवन करोगे इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है चीनी के सेवन से, तभी तो इम्यूनिटी से जूझ रहे हैं हम लोग।
मधुर रस ज्यादा सेवन नहीं। सेहत जो है आरोग्यम कटुतिक्तेषु बलम मासे पयस्तु च, और बल किस में छुपा है? उड़द में और दूध में। ये बात मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब एकड़ी। लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है डॉक्टर साहब कि जो कसाई रस है उसको अधिक खाने से मनुष्य का बल क्षीण होता है, नहीं ठीक वो ज्यादा ज्यादा लेने से क्षीण होता है। भैया ज्यादा क्यों सेवन करना? अति सर्वत्र वर्जित। हाँ ऋषियों ने जो कहा संतुलन की बात कर रहे हैं हम, सीमित मात्रा में जी सेवन कीजिए। आप जो है मधुरम आदव अश्नियात, भोजन के पहले मीठा खाओ, कभी डायबिटीज नहीं होगा। हम खाते हैं अंत में, हमें उसका नियम तो देखना पड़ेगा। मधुरम आदव अश्नियात, पश्चात तुम अन्य रसों का सेवन बाद में कीजिए, है ना? जी तो जी उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जो जो छोटी छोटी बातें शास्त्र ने बताई उसका अनुकरण करना पड़ेगा। जी जी ये किसी के टॉन्सिल्स निकले हुए हैं तो वो वेट कैसे बढ़ाएगा? है जी। किसी के यदि टॉन्सिल्स निकले हुए हैं बचपन में ही तो वो वेट कैसे बढ़ाएगा? अच्छा, टॉन्सिल निकाल दिए गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ टॉन्सिल निकल गए हैं तो वो क्या बताते हैं डॉक्टर्स, क्या बता रहे हैं? हम डॉक्टर्स के पास कभी जाते नहीं है, बहुत बचपन में प्रॉब्लम हुआ तो था तो वजन हम कितना कभी है? बड़े हो गए कितना तो वजन जाते है? ही नहीं है। हमारा वजन 45 है। जी, वजन बढ़ाने के जो साधन है उनका उपयोग करना शुरू करिए, उससे वजन बढ़ेगा। क्या हो सकता है वजन बढ़ाने के लिए, क्या है बताइए, आपको भी जानकारी है कुछ? नहीं, वीकनेस का मतलब हम नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे मार लगी थी काफी, तो उसमें ब्लॉकेजेस हैं पूरी बॉडी में। अभी ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन नॉर्मल नहीं है हम, लाइक एनर्जी बहुत कम रहती है। एक तो क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर सेवन कीजिए आप, क्योंकि टॉन्सिल निकल गए ना। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज है। इम्यूनिटी किससे बढ़ेगी? इम्यूनिटी बढ़ेगी गिलोय से, तुलसी से, अश्वगंधा से। अश्वगंधा वजन को भी बढ़ाता है। रसायन जो औषधियां हैं वो सब वजन को, घटे हुए वजन को बढ़ाती है। शतावरी, अश्वगंधा, इनका सेवन आप कीजिए तो इससे तो आप थोड़े लंबे समय शतावरी कीजिए। और हाँ, किस अश्वगंधा मात्रा में लेना है और किस टाइम पे लेना है? टाइम और बाजार मात्रा? से देखिए, इसकी गोलियां आती हैं। आप गोलियां 250 मिलीग्राम एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। अश्वगंधा, शतावरी, और यदि आप बनाना चाहें तो अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, तीनों पाउडर भी आते हैं, इनका भी आप ले सकते हैं। एक से मिश्रण बना करके 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करें। यूनानी औषधि में माजून, आरद, खुरमा, इसका सेवन करिए। माजून कहते हैं चटनी को, आरद, खुरमा, खुरमा कहते हैं छुआरे से बनी हुई चटनी, छुआरा पाक है ये। इसका सेवन आधी आधी चम्मच यानी 3 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करिए। बहुत स्वादिष्ट चटनी है। आपका वजन, इसको निरंतर सेवन करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है, आयरन कैल्शियम की कमी दूर होती है और शरीर को बल प्राप्त होता है, वजन भी बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। इसका प्रयोग करें। शुक्रिया। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। ये आपने बताया था कि ये हाइपो और हाइपर में दोनों में ले सकते, ब्राह्मी, पुनर्नवा और क्या बताया था डॉक्टर साहब आपने? ब्राह्मी, ये था ना 4 चीजें थी। ब्राह्मी 1 मिनट में जरा मुझे भी थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो यदि दोबारा सुन ले तो भी आ जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। तो 4 चीजें हैं ये, इनको एक मिनट जी। जी जी, ब्राह्मी 80 ग्राम, मुलेठी हाँ जी। 40 ग्राम, शंखपुष्पी 240 ग्राम, सबसे ज्यादा शंखपुष्पी मिलानी है। और चौथी है पुनर्नवा। 240 ग्राम। हाँ, पुनर्नवा 40 ग्राम। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार जी। जो अलसी का डॉक्टर साहब तेल का जो वो कैप्सूल बोले थे, तो उसमें डायरेक्ट अलसी भी सेवन कर सकते हैं ना?
अलसी क्या है, अलसी को पाउडर बना के रख नहीं सकते, उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, इसलिए वो गुण खत्म हो जाते हैं उसके तेल में। उसको जब भी अलसी को पीसे तो उसको उसको फ्रिज में रखना होता है फिर। अच्छा, खुले तो वो ताजा हवा नहीं। ताजा ताजा पाउडर बना के खा सकते हैं? हाँ, ताजा खा सकते हैं आप, दही में खा सकते हैं आप, उसको उसमें आटे में मिला के खा सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, ताजा ताजा। उसको रखना अच्छा। नहीं है। ठीक। जी। अच्छा, या ठीक है, रखना है तो धन्यवाद। फिर उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, उसको डिब्बे में बंद कर दीजिए, अच्छे से टाइट पैक कर दीजिए, हवा नहीं आनी चाहिए उसमें। अच्छा, जी। ठीक जी है, धन्यवाद। थायराइड में क्या ये निश्चित है कि हाइपो में वजन बढ़ेगा और हाइपर में वजन घटेगा? सामान्य अवस्थाओं में ऐसा देखने में आता है, सामान्य, एक्सेप्शन तो होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यही देखने में आता है। जी जी, ठीक है, शुक्रिया जी। जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। ये नमस्कार। विटामिन डी थ्री और बी 12 की कमी को कैसे पूरा किया जाए, और वजन भी कम करना है, और हड्डियों में बहुत दर्द होता है और कमजोरी और थकान बहुत लगती है, मैडम, तो इसके लिए मखाने क्या करना खाइए, है? फूल मखाने खाइए, फूल मखाने, करी पत्ता, अखरोट, सूखा नारियल, अंजीर, मुनक्का, चुकंदर, मेथी, लिख लीजिए। अच्छा, तो ये पत्तियों में जो आप खाने की बोल रहे हो, तो पत्तियां सुबह सुबह खाली पेट जैसे 5-6 तरह की पत्तियां मैं लेती हूँ, तो ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं पत्तियां? कुछ लोग बोलते हैं कि खा सकते हैं और कुछ मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए। ये पत्तियां खाइए, नुकसान क्या करेगी, वो ज्यादा मात्रा नहीं खानी चार चाहिए पांच जो। हाँ, चार खाइए। पांच नहीं, 4-5 पत्ती खाती हूँ। नहीं नहीं, जैसे नुकसान क्या। तुलसी, मोरिंगा, कड़ी पत्ता, और भी है, जैसे जामफल की पत्ती एक छोटी सी पतली वाली ले लेती हूँ, ऐसे और भी पत्ते खाती हूँ मैं सुबह सुबह, तो ये खा सकते हैं ना, कड़ी पत्ता अमृत है, वगैरह? अमृत, अमृत है। ठीक है, ठीक जी। है, धन्यवाद। जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे डॉक्टर मातरम। साहब मेरा एक प्रश्न है कि हम आज मॉडर्न साइंस के अनुसार थायराइड का चेक कराते हैं, तो उसमें जी। टीएसएच बढ़ा हुआ आता है, और क्या है लक्षण है कि हम उसे पहचान सके? क्योंकि समान व्यक्ति को मैं देखता हूं तो ना उसको वजन बढ़ा होता है, नहीं वजन कम हुआ होता है, मीडियम में रहते हैं, फिर भी उनकी टीएसएच बढ़ा हुआ होता है जब रिपोर्ट्स उनको करवाते हैं। देखिए, बुजुर्गों ने क्या पैरामीटर दिए, पाँव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, जी जी। डॉक्टर आवे तो मारो डंडा। जी फिर जी। उन्होंने यह भी कहा कि रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए, फिर रात को रोग न आवे पास। पैरामीटर जो बुजुर्गों ने बताए वो बड़े महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या है कि हम हमारी संस्कृति से, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे विमुख हुए, उसके कारण हमें थायराइड का टेस्ट कराना पड़ रहा है। इस पे मैं अपनी वाणी को ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि राजीव भाई तो ये बोलकर गए कि जो कंपनियां थायराइड की दवाइयां मार्केटिंग कर रही हैं, पैरामीटर भी उन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है। अब इस पे ये बोलना बहुत ज्यादा, आप वीडियो उनका देख लीजिए तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। रहस्य उद्घाटन राजीव भाई कर चुके हैं, हम उस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसमें टेस्ट जो है, ठीक है, आपका जो टेस्ट है, टेस्ट को आप जितना योगाभ्यास, आहार विहार में परिवर्तन, उसके द्वारा आपका थायराइड बढ़ेगा ही नहीं, आपका संतुलित रहेगा। वायु पित्त कफ तीनों पर ही सारा काम टिका हुआ है। जो हमारे पैरामीटर हैं, वायु पित्त कफ है, हमारा जो है ऑरा परीक्षण है, ब्लड ग्रुप से भी थायराइड का पता चलता है, चेहरा देखकर फेस रीडिंग से भी पता चलता है, नेत्रों के परीक्षण से भी पता चलता है, नाड़ी से पता चलता है। तो ये सब चीजें, नाक पर निशान पड़ते हैं, उसे भी पता चलता है। बालों का स्वभाव, बाल रूखे होना, चमड़ी का रूखा होना, बहुत सारे लक्षण आते हैं। होठों का पटना, होठों का रंग बदलना, और ये सब चीजों से थायराइड का भी पता चलता है। वो टेस्ट का तो, अब टेस्ट के बारे में तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते, वो एक विषयांतर हो जाता है, दूसरी पैथी पर ज्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिए, टेस्ट जो चल रहे हैं उसको कितना आप उसके प्रति, टेस्ट आ रहे हैं तो उसको इलाज तो आप आयुर्वेद से कीजिए।
जी जी डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। डॉक्टर साहब, कब्ज दूर करने के लिए क्या लेना चाहिए? जी, कब्ज दूर करने के लिए। कब्ज दूर करने के लिए जी। तो कब्ज में तो अब कब्ज तो है तो छोटी सी बीमारी, लेकिन बहुत गहरी बात है। खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए। कब्ज की सारी चिकित्सा इसमें बता रखी है। समय पर खाना पीना, रात्रि भोजन तो नहीं करते? कितनी बजे खाना खाते हैं? रात को 7 बजे के आसपास ले लेती हूँ, 6:30, 7, बिल्कुल 7:30। बिल्कुल समय पर खाइए, समय पर सोना है ना। और अब कब्ज के लिए तो सहज प्रयोग है। अंजीर का प्रयोग कर लीजिए, अंजीर का प्रयोग कीजिए। अंजीर रात को अंजीर का। दो अंजीर 2 मुनक्का पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको खूब चबा कर खाइए, पानी पी लीजिए। सुबह भिगोइए, उसको शाम को खाइए। दूसरा प्रयोग है, कब्ज यदि आंतों का लुब्रिकेशन कम हो गया है, तो आप उसमें आज रात को जैसे पतले दूध में इसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर पीजिए। कल रात को पतले दूध में बादाम रोगन डालकर पीजिए। इस प्रकार पतले अल्टरनेट नाइट पतले को दूध से बदल मतलब बदल के पीजिए। पतले दूध से मतलब पानी डालना है क्या उसमें, दूध में? तो दूध में पानी ज्यादा डालिए, गाढ़ा होगा तो कब्ज करेगा ना। दूध तो कब्ज करता है, दूध का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, कब्ज करेगा, रात को पी देसी लीजिए। देसी गाय का दूध, देसी गाय का दूध अगर लेना हो तो थोड़ा उसमें भी सा पानी पतला डालना है? बनाइए ना, और उसमें, हाँ, उसमें भी थोड़ा पानी, उसमें है ना गुलकंद डाल सकते हैं, गुलकंद डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच गुलकंद डालकर पी लीजिए, वो उससे भी पेट साफ हो जाता है। अमलतास का गूदा होता है, अमलतास का गूदा रात को पानी में भिगो दीजिए, थोड़ा सा 10 ग्राम की मात्रा में। सवेरे उसे पानी को मथ लीजिए और उसको छान करके गर्म कीजिए, और जब गर्म कर ले अच्छा। तो उसको दूध में मिलाकर पीजिए। बहुत अच्छा पेट साफ करता है। कब्ज की बहुत अच्छी आसान घरेलू नुस्खा है। अमलतास आजकल फलियां आने लग गई है और पंसारी क्या मिल जाती है। अमलतास 10 ग्राम रात को पानी में भिगोना है ना, और अमलतास सुबह का उबालना गूदा, है। अमलतास का गूदा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, 10 ग्राम को। सवेरे उसको मथ करके, जैसे इमली भिगोते हैं ना, ऐसे मथ करके छान करके उस पानी को गर्म कीजिए, उसको दूध में मिला करके उसमें थोड़े से गुलकंद मिलाइए, क्योंकि अमलतास के गूदे का अच्छा। स्वाद थोड़ा सा उसमें स्मेल आती है। अब जब गुलकंद डालेंगे तो खुशबू में परिवर्तित हो जाती है। उसको आप पी लीजिए, तो उससे कब्ज दूर हो गए। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब दूर होते हैं इससे। अद्भुत है अमलतास। डॉक्टर साहब प्रणाम, वंदे मातरम। मेरा एक प्रश्न है आपसे छोटा सा, कि आपने कहा था अभी कि मीठा खाने से मतलब इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो राजीव भाई ने कहा था कि गुड़, खांड, मिश्री, जो कि गुड़, खांड, मिश्री, शक्कर, चीनी नहीं, इनका भरपूर सेवन कीजिए। शुगर पेशेंट भी खाए तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो आपने ऐसा कहा, कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए संक्षेप में। और हम तो शास्त्र की बात करेंगे, हम नहीं कह रहे। आयुर्वेद जो कह रहा है हम वो बोल रहे हैं। आयुर्घृते गुड़े रोगा, गुड़ में रोग छिपे हुए हैं, ये लिखा हुआ है। अब यूं भी कहा है कि गुड़, इसका मतलब गुड़ में रोग छिपे, ज्यादा गुड़ सेवन नहीं करें। चीनी, नमक, चीनी, शक्कर, गुड़ का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। उसको ये नहीं कि नित्य भोजन के अंत में तोला भर गुड़ खाए, अपच मिटे भोजन पचे, कब्जियत मिट जाए। ये भी तो है, वो थोड़ी मात्रा में सेवन कीजिए, वो नुकसान। षड रस, शास्त्र ये कहता है, षड रसों का अभ्यास वो स्वास्थ्य देता है। नित्य षड रसों का सेवन करिए। खाली ऐसा नहीं नमकीन पर, नमक पर ही कई लोग टिके हुए हैं, कई लोग जो है मिर्च पर टिके हुए हैं, कई लोग मिठाई पर ही जोर दे रखा है, कई लोगों ने मतलब कई लोग जो है करेले ही खा रहे हैं। डायबिटीज हो गई तो करेले का अंधाधुंध सेवन करते हैं, इम्पोर्टेंसी पैदा हो गई करेले के सेवन से। तो सब चीजें षड रसाभ्यास हो। बल कराणाम, चरक संहिता में ये लिखा है 26वें अध्याय में, कि बल प्राय चाहिए तो 6 रसों का अभ्यास कीजिए। जैसे आप ठीक कह रहे हैं, वो सीमित मात्रा में, मधुर रस अधिक मात्रा में, उसमें रोग छिपे हुए हैं, रोग होते हैं। बिल्कुल सही कहा, शास्त्रों में गलत नहीं कहा, सीमित मात्रा। अच्छा, दूसरी बात है कि जो सुबह मैं पत्ती का सेवन करता हूँ और पत्नी को करा देता हूँ, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल ऐसे आया था, जिसमें नीम की पत्ती, कड़ी पत्ती, जामुन का पत्ता और
जिन्हें कर सकता है। ये तथ्य शामिल है, थोड़े तथ्य मैं भी सेवन कर लेता हूँ। तो क्या वो उचित है या अनुचित है, या प्रतिदिन कर सकता हूँ? और खून को साफ करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या अन्य फायदे के लिए, इस चीज के लिए बताएं, क्योंकि आयुर्वेद पे चलना स्वाभाविक है, चलेंगे। इनका नुकसान नहीं है इनका, ये निरापद है। नीम है, तुलसी है, ये सब नुकसान नहीं करती, ले सकते हैं। अमरूद के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, बेल पत्र है, ये सब अमृत है, रसायन गुण है इनमें, बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं है, ले सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, ये हड्डी जोड़ का जो पौधा रहता है वो हड्डियों के दर्द के लिए काम आ सकता है क्या? इसका कुछ हड़जोड़ काम आता है ना, उसकी टैबलेट आती है बाजार में, हड़जोड़ इस नाम से टैबलेट आती है। हड्डियों तो को जैसे हड्डियों में दर्द के लिए, हाँ, हड्डियों में दर्द के लिए यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, पाउडर बना के छाया में सुखाकर पाउडर बनाइए और उसका उपयोग कीजिए। कितना कितना? 1 से 3 ग्राम। अच्छा, अगर गर्म प्रकृति हो शरीर की तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, नुकसान नहीं है। मतलब साल भर में कभी भी ले सकते हैं या साल भर ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। दीपक, सत्र को समाप्त करते हैं यहीं पे। डॉक्टर साहब का समय कीमती है, अगली बार फिर मुलाकात होगी। अरुण, दीपक, शांति पाठ। दीपक। जी भैया। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ये अनमोल ज्ञान देने के लिए। हमारा स्वस्थ परिवार के जितने भी कर्णधार हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने सुरक्षागण हैं, इन सब के तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत अभिनंदन, नमन, वंदे मातरम। आइए हम लोग शांति पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। भैराजीव दीक्षित अमर रहे। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, नमस्कार।